गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 का पार्ट 2। इसमें हम जो एमसीक्यूज बच गए वो करेंगे कंप्लीट। इसमें आपको कहता है 19th क्वेश्चन में साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। इसका पूरा लिख लो इस क्वेश्चन को। इनमें से कौन सी ट्रायंगल राइट एंगल्ड है? तो आपको पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करके आप आसानी से बता सकते हो। आप ये बताओ 8, 15 और 17 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, 7, 24 और 25 का भी होता है। तो यानी कि बोथ ए एंड बी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है। 20th क्वेश्चन में देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th चैप्टर का क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। दो सर्कल है जो एक्सटर्नल टच करते हैं। एक्सटर्नल का मतलब होता है, देखो ऐसे मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। एक सर्कल ये है और एक सर्कल मैं आपको और बना देता हूँ। एक सर्कल ये है, ये दोनों आपस में बाहर से टच करते हैं। किस पॉइंट के ऊपर? पी के ऊपर। ये पॉइंट पी है, ये टच कर दिया। कहता है फ्रॉम ए पॉइंट टी। देखो फ्रॉम का मतलब आपको पता है कि टी पॉइंट से, और ये टी पॉइंट फिर कहाँ पे होता है? कहीं ना कहीं आउटसाइड द सर्कल होता है। मान लो हमने ये पॉइंट टी यहाँ पे ले लिया। फ्रॉम ए पॉइंट टी ऑन द टेंजेंट एट पी। अब ये जो पॉइंट टी है ना, वो कहाँ पे है? इस पी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है। टेंजेंट देखो कैसे करोगे, मान लो ऐसे ही तो ड्रॉ करोगे। इस तरह से ये क्या कर लो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो जो दोनों सर्कल की है। इसकी भी है और इसकी भी है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सर्कल पी पॉइंट पे आपस में टच करते हैं। तो इस पी पॉइंट पे जो टेंजेंट है ना, ये वाली रेड लाइन, ये दोनों ही सर्कल की टेंजेंट है। और इसके ऊपर मान लो हम ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, क्या? टी। ये टी पॉइंट मैंने जो है ना यहाँ की बजाय ऊपर कर दिया। एक मिनट, मैं इसको डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ। ये टेंजेंट है और ये मैंने क्या ले लिया, इसके ऊपर ये टी पॉइंट ले लिया। अब क्वेश्चन में कहता है टेंजेंट्स टी क्यू एंड टी आर ड्रॉन टू दी सर्कल्स। यानी कि कहता है अब इस टी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी है। एक का नाम दे दिया इसने टी क्यू और एक का टी आर। देखो एक ऐसी ड्रॉ करनी पड़ेगी और एक इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि सेम सर्कल पे तो हम कर ही नहीं सकते। फिर ये एक को क्या कह दो आप? टी क्यू, और एक को आप क्या कह दो? टी आर कह दो। तो आप कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स विल बी ट्रू। इन चारों में से कौन सा फैक्ट ट्रू होगा? देखो वैसे तो आपको सीधा सीधा अगर रटना है तो आप कह दोगे कि सर्कल आउटसाइड पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ क्या होता है। देखो ये तो थ्योरम मैंने आपको सिखाई है कि मान लो ये आपका आउटसाइड द पॉइंट, कोई आउटसाइड द सर्कल कोई पॉइंट पी है, इससे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। लेकिन ये सर्कल सेम होना चाहिए। लेकिन इस डायग्राम में क्या है बताओ? आपको जो है ना, इस डायग्राम में ये दो टेंजेंट के बारे में पूछ रहा है। कौन सी? एक तो ये टी क्यू और एक ये टी आर। ये दोनों इक्वल तो होंगी, लेकिन कैसे होगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये अगर एक ही सर्कल की टेंजेंट होती तब तो हम कह देते हैं कि ये दोनों इक्वल है। लेकिन ये टी क्यू जो है ना वो इस छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है और टी आर जो है ना ये बड़े वाले सर्कल की टेंजेंट है। लेकिन आप मेरे को ये बताओ फ्रॉम पॉइंट टी अगर मैं बात करूं, आपको पेपर में ऐसा कुछ नहीं लिखना। पेपर में तो आपको सीधा ये लिखना है टी से लेके क्यू और टी से लेके आर दोनों इक्वल है, यानी कि ये ऑप्शन आएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ। टी पॉइंट से देखो छोटे वाले सर्कल की अगर मैं बात करूं तो इस पे दो टेंजेंट है, एक तो टी से लेके क्यू और एक टी से लेके पी, यानी कि टी पी और टी क्यू क्या है? बराबर है। फिर फ्रॉम पॉइंट टी अगर मैं बड़े सर्कल की बात करूं, फ्रॉम पॉइंट टी बड़े वाले सर्कल के ऊपर एक तो टी से लेके पी है और एक टी से लेके क्या है? आर है। टीपी और टी आर क्या है? इक्वल है। आप मेरे को ये बताओ इन दोनों इक्वेशन से टीपी टी क्यू के इक्वल है और टीपी टी आर के भी इक्वल है। तो टीपी टी क्यू और टी आर तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट इंप्लाइज टीपी टी क्यू और टी आर तीनों के तीनों क्या होंगे? इक्वल। लेकिन हमसे तो क्या पूछा है? बस टी क्यू और टी आर के अंदर रिलेशन पूछा है। टी क्यू और टी आर क्या हो जाएंगे? आपके दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो आप ये सॉरी पी आर नहीं है, आपका क्या है? टी आर है। ये इक्वल हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड द सर्कल। इनसाइड का मतलब क्या होता है? सर्कल के अंदर। वी कैन ड्रॉ डैश टेंजेंट टू दी सर्कल। ये कहता है एक मान लो एक सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो इससे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? मैंने जब 10th चैप्टर आपको पढ़ाया है तो बताया है इनसाइड द पॉइंट, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट हो तो इससे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती। सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट हो तो इससे एक टेंजेंट होगी। सर्कल के अगर बाहर कोई पॉइंट है तो इससे दो टेंजेंट होती है। तो अंदर अगर पॉइंट होगा तो इससे क्या होगा बताओ आपको? नो टेंजेंट। नो टेंजेंट टू दी सर्कल वी कैन ड्रॉ नो टेंजेंट। जीरो टेंजेंट होगी। ठीक है। यानी कि जीरो लिख दो या नो लिख दो, एक ही बात है। विच इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। सर्कल की सबसे बड़ी कोड। देखो कोड क्या होती है आप मेरे को ये बताओ। कोड की डेफिनेशन सीधी सीधी होती है। कोड की डेफिनेशन देखो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ।
ये मान लो एक सर्कल है, कोड आपको पता है अच्छे तरीके से क्या होती है कि सर्कल के ऊपर कोई भी आप 2 पॉइंट ले लो, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, हम कोड बोलते हैं। अच्छा, आपको पता है कि डायमीटर जो होता है, ये डायमीटर जो सेंटर से पास होता है, इसकी खासियत होती है डायमीटर की कि ये सेंटर से पास होता है। ये क्या है, आपका डायमीटर है। लेकिन आप खुद सोचो, ये भी तो डायमीटर भी तो एक क्या होनी चाहिए, कोड होनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि मैंने कोड की डेफिनेशन क्या बताई कि सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लो, चाहे वो ए और बी ले लो, चाहे सी और डी ले लो, उन दोनों को ज्वाइन करने से जो भी लाइन सेगमेंट बनेगा उसका नाम क्या होगा, कोड होगा। ठीक है, ऐसे ही डायमीटर भी क्या होती है, कोड होती है। और डायमीटर सबसे बड़ी कोड होती है, इससे बड़ी कोड कोई नहीं होती। बाकी सारी की सारी कोड देख लो क्या होगी, डायमीटर से छोटी होगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विच इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। तो हम क्या लिखेंगे, डायमीटर। बस डायमीटर आपको आंसर लिखना है और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन जो है अभी आप छोड़ दो इस टर्म के लिए। अब देखो 24th क्वेश्चन, इसमें कहता है 23rd क्वेश्चन, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, दो ट्रायंगल ये क्या है, सिमिलर है। 10th क्लास में जैसे आपने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था, 9th क्लास में, 10th में हम क्या पढ़ते हैं, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। उनका दोनों का एरिया आपको दे रखा है और एक की साइड दे रखी है आपको और दूसरे की साइड क्या है, पूछी जाती है। ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होती है तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है ना, वो इनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। यानी कि ये ए बी सी है तो बी सी निकालनी है तो बी सी स्क्वायर, और आपको ये क्या दे रखिए, ई एफ, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, ई एफ स्क्वायर। तो यानी कि बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा आपका 8/11 का होल स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब बी सी अपॉन ई एफ जो है ना, वो कितनी होगी आपकी 8/11। इसमें आपको वैल्यू दे रखी है किसकी, आपको ई एफ दे रखा है 15.4, तो बी सी अपॉन 15.4 इक्वल टू 8/11। तो बी सी निकालनी है आपको, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, बी सी आ जाएगी। 11 से इसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। 11 पे ये कटेगा, 11 वन जा 11, 14 8 112, 11.2। 11.2 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है आपसे, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये तो ओरिजिन है, तो डिस्टेंस क्या होती है बताओ, 25 प्लस 144 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13। तो 13 इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको क्या बतानी है, ट्रायंगल की सेंट्रोइड बतानी है। सेंट्रोइड के तो मैं आपको बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूँ। सेंट्रोइड क्या होती है बताओ, तीनों एक्स वाले कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से क्या कर दो, डिवाइड, और तीनों वाई वाले कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। ये आपकी क्या हो जाएगी, सेंट्रोइड। तो 3/3, और ये 20, और 20 में से आप 8 माइनस करोगे 12, 12 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 1,4 इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा, 1,4 ये होगा। 26 क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट निकालना है इस लाइन सेगमेंट का। तो मिड पॉइंट क्या होता है बताओ, दोनों एक्स वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, और दोनों वाई वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो 8/2, और ये कितना हो गया आपका 12/2, यानी कि ये हो गया 4, और ये क्या हो गया 6, 4,6। ये ऐसे ब्रैकेट भी लगानी चाहिए, ठीक है, तब पॉइंट पूरा बनता है ये। इसमें फिर आपको क्या बतानी है, सेंट्रोइड बतानी है इस ट्रायंगल की। तो सेंट्रोइड क्या होती है बताओ, 2 + 5 + 3 डिवाइड बाय 3, 1 + 2 + 4 डिवाइड बाय 3। तो ये कितना आ गया 10/3, और ये कितना आ गया 7/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। इसमें आपको टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा निकालना है। तो देखो टेन थीटा आप ट्रायंगल में बनाओगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, 1 8 1 15, तो तीसरी साइड कितनी होती है 17। आपको साइन थीटा निकालना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 15/17। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कहने का इसका ये मतलब है कि थीटा को हम क्या रखें कि कोस दैट थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो। आपको पता है कि कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना। सो थीटा कितना आ जाएगा अपना 60 डिग्री आ जाएगा। बस कि थीटा को अगर हम 60 डिग्री मानेंगे तभी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है साइन ए की वैल्यू दे रखी है, आपको सीकेंट ए पूछा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत कर चुके हैं। देखो साइन क्या होता है आपका बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। ये साइड अगर 13 है तो एक 5 होगी और एक कितनी होगी 12 होगी। सीकेंट, सीकेंट का फॉर्मूला आप देखो बना लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सीकेंट क्या होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, यानी कि 13 अपॉन में 12। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 13 अपॉन में 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 30th।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ट्रिपल्ड, ट्रिपल्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में, 3 गुना, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स बोल दो इसको, यानी कि अगर हम रेडियस को ट्रिपल कर देंगे ना पहले से, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल ऑब्टेन्ड टू द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। ऑब्टेन्ड का मतलब जो नया सर्कल बनेगा उसका एरिया, और जो गिवन सर्कल यानी कि जो पुराने वाला सर्कल था उसके एरिया का रेशियो। देखो अगर आप रेडियस को 3 गुना करेंगे तो ये तो कन्फर्म है कि एरिया बढ़ेगा, है ना, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि रेडियस को ट्रिपल कर देंगे तो एरिया भी ट्रिपल हो जाएगा, नहीं, ये आपका सोचना क्या है, बिल्कुल गलत है। मैं बताता हूँ आपका फिर क्या होगा। देखो अगर आप मान लो, लेट कर लो ओल्ड रेडियस को, आप ओल्ड रेडियस को कितना मान लो, एक बार मेरे कहने से 1 मान लो, ठीक है। एरिया कितना होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि पाई होगा। अब रेडियस को आपने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो बताओ मेरे को नई रेडियस कितनी होगी, नई रेडियस क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ट्रिपल करोगे तो नया एरिया कितना होएगा फिर, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया बताओ, 9 पाई। अब ये बताओ पहले तो 1 पाई था, अब 9 पाई हो गया, कितने गुना हो गया पहले से, 9 गुना हो गया ना, तो यानी कि पहले वाले का एरिया और दूसरे वाले का एरिया का रेशियो कितना होगा आपका, 1:9, तो 1:9 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। वैसे ऑप्शन आपको क्या है, गलत दे रखे हैं, क्योंकि ये कहता है सर्कल ऑब्टेन्ड, यानी कि नया सर्कल, नए सर्कल का एरिया कितना होगा 9 और पुराने सर्कल का एरिया कितना होगा 1। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए आपका 9:1, लेकिन ऑप्शन में 1:9 है सिर्फ एक, तो आप ये टिक कर दो। लेकिन अगर ऑप्शन में 1:9 भी हो और 9:1 भी हो तो अपना आंसर ये आएगा, क्योंकि पहले इसने क्या लिख रखा है, नए वाला सर्कल, तो नया जो सर्कल बनेगा उसका एरिया तो कितना होगा, ज्यादा होगा ना, तो फिर उसका कम कैसे हो सकता है, तो आंसर कितना आएगा इसका 9:1। इसमें कहता है द एरिया ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 200, आप मेरे को ये बता दो बस, डायमीटर अगर 200 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, 100 होगी। अच्छा देखो आपको रेडियस अगर 100 है ना, अपने को पता है, अपने सिलेबस में ज़्यादा क्या है, मीटर और सेंटीमीटर का काम है, आप इसको है ना मीटर बना लो। 100 सेंटीमीटर में क्या होता है आपको पता है, 1 मीटर होते हैं, है ना। एरिया क्या होगा आपका बताओ, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर कितना है आपका 1, तो 22/7। अच्छा आप मीटर में चेंज कर चुके हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना मीटर स्क्वायर, तो कितना आंसर आ गया अपना 22/7 मीटर स्क्वायर, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर आप सेंटीमीटर में रखते ना, तो सेंटीमीटर में क्या होता, एरिया तो फॉर्मूला वही होगा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना आपका 100 × 100, लेकिन देखो ऐसा ऑप्शन कोई भी है नहीं, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही क्या कर दिया, इसको मीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि मेरे ऑप्शंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे को दिखाई दे रहे हैं 22/7 जो कि पाई की वैल्यू होती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, तभी तो 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो फिर पहले ही आप सोच लो, इसको मीटर में चेंज कर लो। ये देखो 34th क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया बताना है आपको क्यूबॉइड का, लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ और हाइट, तो सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस में HL। लेकिन एक बात और दे रखी है, ऑफ ए क्यूबॉइड बाउंड्री वॉल ऑफ लेंथ दिस, ये टोटल सरफेस एरिया आपको पूछा है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो यही होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, सिर्फ चारों दीवारों का, तो क्या होता है 2H × L + B। इसके पूछने का तरीका गलत है, या तो इसको पूछना चाहिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये इसने पूछ लिया बाउंड्री वॉल, ठीक है। तो बाउंड्री वॉल का मतलब इसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री है उनकी दीवारों का एरिया ये पूछना चाहता है। 2H × L + B अपना क्या हो जाएगा, आंसर होएगा। देखो 2H ये रहा, L + B ये रहा, आंसर आ गया आपका। इसमें आपको दे रखा है क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है, डायमेंशन का मतलब वही क्या होता है, साइड से होता है, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी कर्व्ड फ्रॉम इट ऑफ 3 मीटर एच ईच, कहता है इस पूरी क्यूबॉइड में से 3-3 मीटर के कितने छोटे क्यूब निकाले जा सकते हैं। कर्व्ड का मतलब इस बड़ी क्यूबॉइड को काट के, मान लो आपके पास ये लकड़ी का क्यूबॉइड है और इससे आपको छोटे छोटे क्यूब काटने हैं, तो पता है क्या होता है, वॉल्यूम, पूरे क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी है बताओ, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूबॉइड, वॉल्यूम क्या होता है, तीनों साइड की मल्टीप्लिकेशन, और एक जो छोटा सा कोन आप काटोगे उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब। साइड 3 है तो 3 × 3 × 3, तो कितने क्यूब आप काट सकते हो, कितने क्यूब आप काट सकते हो, पूरे क्यूबॉइड की वॉल्यूम को एक क्यूब की वॉल्यूम से क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो, इतने क्यूब आप काट सकते हो। तो देखो आंसर ये 3 पे कटेगा,
ये 3 पे कटेगा, ये 3 पे कटेगा, आंसर कितना आएगा आपका 6 4 जा 24, 24 को 3 से करोगे 72, 72 क्यूब आप इसमें से काट सकते हो। ठीक है, एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में तो सीधा लिखोगे इन तीनों की मल्टीप्लाई, और क्यूब की साइड अगर 3 है तो वॉल्यूम कितनी होगी 3 इंटू 3 इंटू 3, काट लेना, आंसर कितना आएगा आपका 72 आ जाएगा बस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए क्वाइन, एक क्वाइन को हम एक बार उछालेंगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2 होती है। तो पी ए दे रखी है, पी नोट ए निकालनी है आपको, ए नोट है ना, पी ए नोट जो होता है वो क्या होता है 1 में से पी ए माइनस कर दो, यानी कि 0.93, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। 38 में कहता है एक बैग में 5 रेड बॉल है, 8 व्हाइट है और 4 ग्रीन है और 7 ब्लैक है, एक बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ब्लैक आएगी। ठीक है, टोटल कितनी है बताओ 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस में 7, और ऊपर क्या लेके आनी है अपने को ब्लैक, ब्लैक कितनी है देख लो, ब्लैक ब्लैक ये 7 है ना, तो 7/11 और 8 19, 19 और 5 24, 7/24 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा। इसमें कहता है इस टेबल में देर आर गिवन द लाइफ टाइम्स ऑफ 100 नियॉन लैंप्स, ये है देखो लैंप होते हैं जो रोशनी करते हैं, 400 लैंप का लाइफ टाइम अपने को दे रखा है, मतलब कि आज हम बाजार से अगर इसको खरीद लाए तो ये कितने घंटे तक जलता रहेगा, कितने घंटे काम करेगा। ठीक है, मतलब आप ये मान लो एक लैंप के आप अंदर आपने ना ऑयल भर रखा है, और आप ये देख रहे हो कि ये ऑयल कितने घंटे चलेगा, लाइफ टाइम दे रखा है इसका, 300 से 400 घंटे के बीच चलेगा, उन लैंप्स की संख्या है 14, 400 से 500 घंटे उसका तेल चलेगा, उन लैंप्स का काउंटिंग अगर हम करें तो 56 है हमारे पास हमारी दुकान में। ठीक है, आपसे पूछा क्या है इन द अबाउ टेबल नंबर ऑफ लैंप्स ऑफ लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स, भाई जिनका लाइफ टाइम 700 घंटे से ज़्यादा है, आप ये बताओ इसका मतलब क्या होता है 600 और 700 के बीच में, यानी कि ये तो 700 भी नहीं है तो इसको छोड़ दो है ना, ये देखो ये सारे आ जाएंगे इसमें, इनका लाइफ टाइम 700 से 800 घंटे के बीच में है, तो 700 से तो ज़्यादा हो गया ना, आंसर कितना आएगा आप इन तीनों को ऐड कर देना बस, ये आएगा 5 और 6 11, 11 और 7 18, 184, 184 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बस। व्हाट विल बी द मीन ऑफ फर्स्ट 7 ओड नंबर, ये मैंने आपको बताया था पहले 7 ओड नंबर, यानी कि 1 3 5 7 9 11 और 13, इनका आपको क्या बताना है मीन बताना है। तो मीन क्या होता है बताओ, इन सबको ऐड करके इन सबको क्या कर दो ऐड कर दो, और नंबर कितने हैं ये 7 है, ऊपर वाले को ऐड करोगे तो 49 आएगा, 49/7, यानी कि इनका मीन कितना आएगा 7। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता रखा है, क्या बता रखा है डायरेक्ट मेथड, कि आपको पहले कुछ ओड नंबर का और मीन पूछे तो जितने नंबर है ना उतना ही आपका क्या आएगा आंसर। जैसे आपसे ये पूछ लेता मीन ऑफ फर्स्ट 50 ओड नंबर्स, आप ये बताओ तो ऐसा थोड़े कि आप 50 नंबर पहले लिखते और फिर उनको सब कुछ ऐड करते, आप सीधा ही लिख देना कितना 50, जितना ये है उतना ही मीन होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहे क्वेश्चन में मीन ऑफ फर्स्ट 403 ओड नंबर्स, पहले 403 ओड नंबर्स का मीन कितना होगा 403, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उतना ही अपना आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है ओड नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जा सकता है, आप डायरेक्ट आंसर टिक कर देना, ओड नंबर दिखे जितने नंबर है उतना ही उनका क्या होगा मीन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में 7 नंबर थे तो 7 ही उसका क्या है आपका मीन आया। तो ये था आपका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।